प्रिय आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड फ्रॉम आईएएस इक्विवेलेंट रैंक, आपसे दो प्रकार से कनेक्टेड हूँ। आईएएस पीसीएस की तैयारी करवाने के लिए और आपके जीवन प्रबंधन के लिए। उसके लिए एपीएलएम चैनल है, आनंद प्रदीक्षित लाइफ मैनेजमेंट। वहाँ कुछ भी पेड प्रोग्राम नहीं है फ़िलहाल। यहाँ पर दो प्रकार के प्रोग्राम हैं। एक तो फ्री है, जिसमें ये 1001 वीडियो आपके सामने हैं। ये सब आपके काम के हैं। 200-250-300 तो हाइड हो चुके हैं, 600-700 तो अब भी बचे हुए हैं। देख लीजिए, नहीं तो इनमें से भी बहुत से हाइड होने जा रहे हैं, गायब होने जा रहे हैं। जो हिडन वीडियोस हैं, 2-3 साल से हिडन हैं, वो A6 बैच को, यानी जिसको पहले A4 कहा गया, फिर A5 कहा गया, अब A6 है वो। इस बैच की क्वालिटी बढ़ती जा रही है, फीस बढ़ती जा रही है, लेकिन जिन्होंने 11,000 पर एडमिशन लिया है, आज वो 49,000 के बैच में हैं। सोचिए आपने क्या गंवाया। ये बैच अल्टीमेटली 99,000 तक जाएगा, ये इसकी लिमिट है। आज की डेट में ये 21,000 रुपये में अवेलेबल है 10 अक्टूबर तक। इसके बाद ये 49,000 पर है। अक्टूबर में भी आप 21,000 में एडमिशन ले सकते हैं, अगर 5,000 रुपये आप 10 अक्टूबर तक जमा कर दें। ये पेड प्रोग्राम है। इसके बारे में डिटेल जानने के लिए 9810257742 पर व्हाट्सएप करिए। कॉल कृपया ना करें, मैं अटेंड नहीं करता। व्हाट्सएप में एक लाइन में सीधी सीधी बात पूछें, अलग अलग सर ये वो ये, इस तरह के मैसेज करने वालों को मैं ब्लॉक कर देता हूँ। आज मैं आपको बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ और शुरू करने जा रहा हूँ। कई बैचेस और भी हैं, उनकी जानकारी आप पूछेंगे तो आपको ज़रूर दी जाएगी। ये फ्री प्रोग्राम है और ये आपके इतने अधिक काम का है कि आपको पेड की ज़रूरत ही ना पड़े। एक पैसा आपको किसी कोचिंग में व्यय ना करना पड़े, इवन मेरे पेड प्रोग्राम की भी ज़रूरत ना पड़े। मेरा काम ईश्वर के पास चल रहा है, मैं आप पे निर्भर नहीं हूँ, मैं निर्भर हूँ ईश्वर पर। वो मेरा काम चलाता है। कभी कहता है कि थोड़ा कंजूसी से रहो बेटा, कभी कहता है इस महीने कर लो खर्चा अच्छे से, मन मुताबिक। जाहि विधि राखे राम तहि विधि रहिए, कोई दिक्कत नहीं, सीताराम 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 कहिए। टाई लगा के भी सीताराम कहा जा सकता है। अगले वीडियो में माला पहनूंगा एपीएलएम चैनल पे। एपीएलएम चैनल भी सब्सक्राइब करिए, आपके लिए बहुत मुफीद है, बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कुछ मैं हमेशा गुण बताता रहा हूँ कि एक आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट में क्या गुण होने चाहिए, आज मैं अवगुण बता रहा हूँ। पहले भी बताए हैं, अलग तरीके से बताए हैं, आज अलग तरीके से बता रहा हूँ। दुर्गुण, अवगुण, ऐब, डिस्क्वालिफिकेशंस। पहले मैं ये बता दूं कि जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है बच्चे, ये नेगेटिव रिक्रूटमेंट है। मेंस एग्जामिनेशन पॉजिटिव है, ना नेगेटिव है। कुछ अर्थों में पॉजिटिव रिक्रूटमेंट है और कुछ अर्थों में नेगेटिव रिक्रूटमेंट है, और इंटरव्यू पॉजिटिव रिक्रूटमेंट है। ये होते क्या हैं, मैंने कई बार बताया, दोहरा देता हूँ। नेगेटिव रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि हम आपको नहीं चुनेंगे, देखें आप कैसे चुन लिए जाते हैं, सेलेक्ट होके तो दिखाओ, मैं नहीं चुनूंगा आपको। एक्चुअली जब कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और हमें कुछ विशिष्ट क्वालिफिकेशंस के लोग, कुछ विशिष्ट क्वालिटीज़ के लोग, कुछ विशिष्ट एप्टीट्यूड के लोग, एप्टीट्यूड का मतलब रीजनिंग मैथ्स नहीं होता जो आपको गुरुजी पढ़ा रहे हैं, वो नहीं होता। जीएस के 4th पेपर में लास्ट में पढ़िए, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड की डेफिनेशन दी हुई है। जी हाँ, वही होता है एप्टीट्यूड, रीजनिंग मैथ्स नहीं होता, क्लर्कों के लिए होता है। तो एक विशिष्ट एप्टीट्यूड की ज़रूरत होती है, यानी आप अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है, इंटरपर्सनल स्किल में निष्णात होना है, धुरंधर होना है, पारंगत होना है, एक्सपर्ट होना है, कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट होना है, डेटा इंटरप्रिटेशन, डिसीजन मेकिंग, कॉम्प्रिहेंशन। हर अधिकारी ये सब काम करता है, उसमें आपको पारंगत होना है। प्री के 2nd पेपर में ये सब सिलेबस में है। तो नेगेटिव रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि हम क्वेश्चंस, हम यानी कि सेलेक्टर यानी लोक सेवा आयोग, आपको ऐसे प्रश्न देंगे
ऐसा घुमाएंगे कि आप सेलेक्ट ना हो पाए। फिर भी अगर आप हो जाते हैं तो आप महायोग्य हैं, तब आपको हम परीक्षा दिलवाएंगे। मेंस नहीं, मेंस नहीं, मेंस नहीं, परीक्षा दिलवाएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है मेंस इज द एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी इज नॉट द एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी इज, प्रिलिमिनरी इज क्या है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट। मेंस परीक्षा जिसे हम कहते हैं, यानी यूपीएससी की परीक्षा, वही तो परीक्षा है। उस परीक्षा को देने लायक कौन लोग हैं, किन किन की हैसियत है वो देने की, उनको चुनने के लिए एक चलनी लगा दी जाती है, छान लिया जाता है। पतले पतले पार्टिकल छन जाते हैं, मोटे मोटे पार्टिकल विद्वान ज्ञानवान रह जाते हैं। उनसे कहा जाता है अब आप परीक्षा दीजिए। ये होता है निगेटिव रिक्रूटमेंट। ब्रिटेन में कहा जाता था, मेरी बात बुरी लगे तो बीएल फड़िया किताब देख लीजिए, संबंधित चैप्टर्स में साफ लिखा है निगेटिव रिक्रूटमेंट का उद्देश्य होता है टू कीप द स्काउंड्रल्स आउट। स्काउंड्रल का मीनिंग डिक्शनरी में देख ले, मैं कहूँगा तो बुरा लग जाएगा, चलो कह देता हूँ, बदमाशों को बाहर रखना। मुझे ये शब्द बुरा लगता है। जो सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या बदमाश हैं? अंग्रेज़ तो हम लोगों को यही मानते थे ना, बदमाश हैं इंडियंस को। टू कीप द स्काउंड्रल्स आउट, इन बदमाशों, मक्कार और लुच्चों, लफंगों को बाहर रखना, ऐसा सोचते थे वो लोग। आज हम कह सकते हैं शालीनतापूर्वक अयोग्यों को बाहर रखना। अयोग्यों को, आगे कोचिंग वोचिंग चलाएंगे वो लोग, एक नंबर से रह गए चलाते हैं, जैसे कि ये बात तो मैं कहता हूँ, भले ही किसी को बुरी लगे, ये बात मैं कहता हूँ। ये खेल नहीं है कि सचिन तेंदुलकर के गुरु खुद सचिन तेंदुलकर नहीं थे या फलाना, ये स्पोर्ट्स नहीं, ये आईएएस है। ये थोड़ा इसका सिलेबस वो है जिस सिलेबस में एक अधिकारी ही आपको समझा सकता है। दुर्भाग्यवश अधिकारी कोचिंग नहीं चलाते, गिनती के लोग हैं, अगर वो व्यापार करने लगे हैं तो वो भी अब कोचिंग नहीं चलाते। उन्होंने भी एजुकेटर रख लिए और जाने किस किस के जिम्मे कर दिया। मनीष रंजन आईएएस सेकंड पेपर की सीसेट की इतनी बढ़िया किताब लिखी, पहला एडिशन, सेकंड एडिशन बर्बाद हो गया। समस्या ये, मैं जैसा था वैसा हूँ, वही डांटने फटकारने वाला, वही कड़वे रुख वाला, वही कड़वा कसैला करेला, छात्रों को गलती पे तुरंत डांट देने वाला जिससे कि वो सुधर जाए। दंडपाणी हूँ, चंदा मामा में ये नाम बहुत होता है, दंडपाणी, हाथ में दंड रखने वाला। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन भर जैसे ही आप नौकरी स्टार्ट करेंगे, आपको रिटायरमेंट तक किसी न किसी के दंड के अधीन रहना पड़ेगा। देख रहे हो पुलिस की और डीएम की हालत, हाथरस कांड में क्या हालत हो रही है, देख रहे हो ना। वहीं जा रहे हो महाराज, और कहीं नहीं जा रहे हो। इसलिए मेरे जैसे कठोर गुरु के नियंत्रण से जब निकलते हो तो आप, ट्रेनिंग आपकी हो जाती है, आप किसी भी नौकरी को कर सकते। तो कहो गुरुजी आपने क्यों छोड़ दी? मुझे टीचिंग अच्छी लगती है, मुझे रास नहीं आता। आई वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफिसर, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफिसर। मैं सुना चुका हूँ कई बार, मैं यूपी के तीन सर्वोत्तम अधिकारियों में से एक था, और उन तीन में दूसरा कोई नहीं था, तीसरा कोई नहीं था, पहला स्थान मेरा था। लेटर में सिर्फ मेरा नाम लिखा था। पूरी यूपी में केवल एक अधिकारी था जिसको सर्वोत्तम अधिकारी घोषित किया गया। माननीय नृपेंद्र मिश्रा ने पुरस्कार दिया था, उस समय सचिव थे, और दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था, सारी चीज़ें। जब मैंने पुरस्कार लिया था प्रशिक्षण केंद्र में जाकर, उसकी शील्ड भी है मेरे पास में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आई कुड कैरी ऑन। लेकिन मुझे अध्यापन का जो कीड़ा काटा हुआ है, इतने कीटाणु भरे अंदर कि पढ़ाओ पढ़ाओ किसी को। मैं तो नौकरी करता तब भी पढ़ाता था, अपने कोलीग्स के बच्चों को सीपीएमटी की तैयारी कराता था, केमिस्ट्री पढ़ाता था, फ्री पढ़ाता था उस समय भी, जैसे यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज नेगेटिव रिक्रूटमेंट, मेंस एग्जामिनेशन थोड़ा नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव। प्रश्न पूछे जाते हैं, भाषा में बड़े कठिन होते हैं, उत्तर में बड़े सरल होते हैं।
ये तो कोचिंग वाले सेमिनार कर करके आपको कठिन बना देते हैं कि क्वेश्चन के अंत में अगर लिखा है एलेबोरेट तो ऐसा लिखना है, अगर लिखा है एक्सप्लेन तो ऐसा लिखना है, अगर लिखा है क्रिटिकली एनालाइज तो ऐसा लिखना है, अगर लिखा है अप्राइज तो ऐसा लिखना है। ये ड्रामे नहीं होते। हर ताला अपनी चाबी से खुलता है। जो प्रश्न होता है उसका जो उत्तर होता है वो क्रिटिकल अप्राइजल है तो वही होगा। अगर वो एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा तो दिया एक्सप्लेनेशन ही हो सकता है। जिस क्वेश्चन को हम एक क्वेश्चन को हम 4 प्रकार से आंसर नहीं कर सकते कि हम उसको क्रिटिकली एनालाइज भी करें और एक्सप्लेन भी करें और ब्रीफली आंसर भी करें और राइट इन डिटेल भी करें, नहीं कर सकते। हर प्रश्न का उत्तर अपने ढंग का अलग होता है। अब ये बात मैं नहीं कह रहा, मेरी तो इतनी आलोचना की एक बार किसी ने कि सारे इंटरनेट भर दिया दुनिया भर की क्रिटिसिज्म कर करके। ये बात आपको पता है, राजेश्वर प्रसाद आईएएस एकेडमी जो LBSNA है, मसूरी एकेडमी के अध्यक्ष यानी निदेशक, उन्होंने मुझे PCS की ट्रेनिंग में मेरे बैच को 1983 में नैनीताल में OTS ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल जिसका नाम हो गया ATI में उन्होंने करीब मेरे ख्याल से 10-15 दिन प्रशिक्षण दिया था, क्योंकि IAS का बैच हमारे साथ था। वो लोग भी आए थे यूपी कैडर के, जिसमें वीरेश कुमार, संजीव शरण, बद्री प्रसाद नीलरत्न और S राजू और बचित्तर सिंह, ऐसे बहुत सारे अधिकारी थे। सब रिटायर हो गए नेचुरली, हमारे बराबर के हैं सभी। ये सारे अधिकारी थे। वीरेश कुमार तो हमारे ही डिपार्टमेंट में जो सेक्स डिपार्टमेंट है इसके प्रमुख सचिव रहे हैं। तो संजीव शरण अमरोहा में SDM रहे, ADM SDM रहे। जब मैं ट्रेजरी अफसर मुरादाबाद था तो मैं वहाँ जाके हम लोग अक्सर मिला करते थे। चीनी मिल थी एक अमरोहा में। बड़े किस्से हैं, बड़ी कहानियाँ हैं। तो वहाँ पर राजेश्वर प्रसाद ने बताया था कि आप लोग यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आप समझ गए हैं कि इस संसार में जितने प्रश्न होते हैं उनका एक ही उत्तर होता है। जैसे कि आपने अपनी परीक्षा में लिखा है, ये सब फालतू के हंसते थे, कहते थे ये तो आपको भ्रमित करने के लिए होता है कि क्रिटिकली अप्राइज एनालाइज ये हो। ये इतना बड़ा आदमी कह रहा। विक्रम सिंह, जिनको आप रोज़ टीवी पे देखते हैं, उन्होंने हम लोगों को 21 तोपों की सलामी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें समझाई थी, बड़े मज़े से पढ़ाया था और बहुत सारी चीज़ें। विक्रम सिंह जी उस समय कुमायूं में किसी जगह पर SSP थे, मेरे ख्याल से नैनीताल के SSP थे वहीं पे। तब के विक्रम सिंह और आज के विक्रम सिंह, आज लेकिन वो गंभीरता और वो सब चीज़ें ज़बरदस्त जैसी उस समय दिखती थी। हम लोग बहुत लाइक करते थे जब विक्रम सिंह जी पढ़ाते थे। हम लोगों को पढ़ाते क्या थे, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बताते थे। हालांकि हम ट्रेजरी अफसर्स थे, हमें उससे विशेष मतलब नहीं था, लेकिन फाउंडेशन कोर्स सबका एक होता है। तो हम लोगों को बताते थे कि पुलिस कैसे अपना काम करती है, सेंट्री कैप्चर कैसे होता है, संतरी कैप्चर। एक संतरी बंदूक लिए खड़ा है तो पीछे से आके घुटना अड़ा के कैसे उसकी बंदूक छीनी जाती है और वो बंदूक छीने जाने से कैसे बचता है। उन्हीं ने बताया था कि इसीलिए बंदूकधारी 2 होते हैं हमेशा। जब भी कभी आर्म्ड गार्ड रखे जाएंगे तो 2 होंगे। ये बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें बताई थी। CRPC की तमाम बातें बताई थी। अरेस्ट के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी जो जीवन में बहुत काम आई तमाम नौकरियों में। तब समझ में आया कि फाउंडेशन कोर्स हर अधिकारी के लिए ज़रूरी है। तो विक्रम सिंह जी ने यही बात बताई थी। ये बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े सीनियर्स ने ये बातें बताई जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेंस एग्ज़ाम में कोई चिंता की बात नहीं है। प्रश्न अगर आपकी समझ में आ गया, क्योंकि प्रश्न की भाषा बड़ी कठिन होती है, तो उत्तर आसान है। अगर आपको ज्ञान है तो, तभी तो ज्ञान है तभी प्री में पास हुए। इंटरव्यू पॉजिटिव रिक्रूटमेंट होता है। पॉजिटिव रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि हम यानी इंटरव्यू बोर्ड, आइए आपको चुनने के लिए हम बैठे हैं। आओ बेटे, हम आपके स्वागत के लिए बैठे हैं। आपके महल में युवराज आपका स्वागत है, वली अहद सल्तनत। आपको इस एडमिनिस्ट्रेशन में हम स्वागत करने के लिए बैठे। ये तो महाराज आप गलती करते हैं कहीं ना कहीं कि जो आप रह जाते हैं। नहीं, वो तो सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं। प्री का नारा है, स्लोगन है, वी विल नॉट सेलेक्ट यू, गेट आउट। मेंस का है, वी कैन सेलेक्ट यू, डू समथिंग पॉजिटिव।
इंटरव्यू का नारा है वी आर हियर टू सेलेक्ट यू, प्लीज कम एंड ज्वाइन। 3 बातें हैं। ये 3 बातें आपको एक अफसर ही बताएगा। 1 नंबर से हर बार रह गए, नहीं बता पाएंगे। कई लोग कहते हैं कि उन्हें बहुत अच्छे से ज्ञान होता है कि किस वजह से लोग रह जाते हैं। अगर ये ज्ञान होता तो अगली बार निकल गए होते। अगली बार ज्ञान होता, बोधिसत्व की वो क्या कहते हैं, बुद्धत्व प्राप्त हुआ होता तो अगली बार निकल गए होते। अगली बार हुआ होता तो अगली बार निकल गए होते। अगली बार नहीं तो अगली बार। लेकिन जब नहीं निकलते, इसका मतलब विद्वान हैं, दो राय नहीं है। They can teach you that subject very efficiently, but they cannot teach you the method, the way, the tricks, the key of success in IAS and PCS because they don't know. वो नहीं जानते। ये मैं जानता हूँ और उस ईश्वर की कृपा है, असीम अनुकंपा है कि मैं जानता हूँ। मैं जानता होता और केवल अपने पास रखता तो ये गर्व होता, घमंड होता। ये घमंड नहीं है बेटा, ये दसवंत कह लो, ज़कात कह लो, दान कह लो, चैरिटी कह लो। अगर मैं पेड क्लास में सिर्फ बताता तो ये लालच होता। जब मैं फ्री क्लास में 150 बार बता चुका हूँ तो ये बिल्कुल शुद्ध दान है। हमारा फ़र्ज़ है कि अगर हमें ईश्वर की कृपा, अपने अपनों के शुभकामना, छोटों के स्नेह, माता पिता के आशीर्वाद इत्यादि और अपने परिश्रम के कारण अगर कुछ भी प्राप्त हो तो हम कुछ प्रतिशत दान करें। मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ और जो मुझे ये चीज़ें पता लगीं कि लोगों को ये मालूम ही नहीं इसलिए रह जाते हैं, तो मैंने अपना फ़र्ज़ निभाना शुरू किया। 5 साल होने को आ गए। जनवरी 2021 में 5 साल हो जाएंगे यूट्यूब पर, और मैं निःशुल्क वितरण कर रहा हूँ। जब यहाँ क्लासरूम चलता था तब तो मैं कहता भी नहीं था कि मेरा कोई क्लासरूम भी है। अब मजबूरी है, क्लासरूम नहीं है तो मुझे अपना विज्ञापन स्वयं करना ही पड़ता है कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, मेरे अपने व्यय हैं, अपने खर्चे हैं, और वृद्धावस्था में भी मैं बच्चों पे फ़िलहाल डिपेंड नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे कहना पड़ता है। नहीं तो मैं तो फ्री था हमेशा से, अब भी फ्री हूँ। आप माने तब ना। अगर सारे वीडियो आप देख लें तो आपको मेरे पेड क्लास की ज़रूरत ही नहीं है। ट्राई तो करिए, देखना स्टार्ट करिए। देखो, मेरे वीडियो में जो टाइटल होता है वो कभी डिसेप्टिव नहीं होगा, धोखेबाजी वाला नहीं होगा। जो अंदर होगा वही होगा। जैसे कल मुझे नाराज़ी थी कि मैं ऐसे लोगों को ब्लॉक करता हूँ, तो टाइटल भी कल की वीडियो में यही था। अब ये मैं हटा दूंगा वीडियो, अब ज़रूरत नहीं है। तो टाइटल भी यही था। मैं टाइटल अगर ये देता कि एक बहुत ज़रूरी बात जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है, तो उसको 3000 लोग देख लेते, 10,000 लोग देख लेते, और बाद में कहते अरे यार क्या फालतू की बात कर रहे हैं। स्पष्ट है, अगर मैं बैच के बारे में बता रहा हूँ, फीस के बारे में बता रहा हूँ, तो टाइटल भी वही होगा। अंदर 1-2 बातें काम की तो होती ही हमेशा, लेकिन मेरे टाइटल स्पष्ट हैं। तो आप मेरे पिछले वीडियो मेरे चैनल पर देखिए, इस चैनल पर टाइटल देखिए, जो अच्छा लगे उन्हें देखते जाइए। तो मैं बता रहा हूँ कि इन बातों में जो आप नेगेटिव रिक्रूटमेंट में ही धड़ाम हो जाते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, उसका पहला कारण है बेटा प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस्य। आलस्य, बहुत तरह के आलस्य होते हैं। मैं आलस्य पर 20 मिनट बाद आया हूँ क्योंकि ये भूमिका बहुत ज़रूरी थी। आलस्य कई प्रकार के हैं। एक तो ये है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, तो मैं बता दूं कि इतना कठिन भी नहीं है कि कोई नहीं कर पाए और इतना आसान भी नहीं कि हर कोई कर ले। ये बात मैं पिछले वीडियो में बहुत डिटेल 30 मिनट में समझा चुका हूँ। तो ये तो आलस्य छोड़ ही दो कि मैं कर नहीं पाऊंगा तो नहीं पढ़ूंगा। कुछ लोग इसलिए नहीं पढ़ते कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। मज़े की बात ये, अगर वो पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं, निकल सकते हैं, लेकिन एक आलस्य उन्हें घेरे रहता है कि मेरे बस का नहीं। निकलने वाले तो कहीं और से आते होंगे। मैं भी यही सोचता था जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था। मैं नहीं बैठा किसी एग्ज़ाम में। IAS की एज निकल गई,
जब समस्या आई नौकरी की कि कुछ तो करो कुछ तो करो, तो भाई पीसीएस ही बचा था केवल, और वो भी एक चांस लास्ट, 5 वैकेंसी, ओनली 5 वैकेंसी, 11 वैकेंसी थी, 6 रिजर्व 5 अनरिजर्व। मैंने दिया एग्ज़ाम, मुझे तो एक ही वैकेंसी चाहिए थी, वो तो 5 थी, मुझे तो एक ही सीट चाहिए थी, दिया और पास हुआ पहली बार में। मैं कभी नहीं सोचता कि इतनी कम वैकेंसी है, तो भाई हम प्रोबेबिलिटी के सारे एग्ज़ाम थोड़ी दे रहे हैं, मेहनत के सारे दे रहे हैं। गुरुजनों का, बड़ों का, ईश्वर का आशीर्वाद है हमारे साथ में, मुझे परिश्रम करने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो आलस्य है ये कई कारण का होता है। तो एक तो कारणात्मक पॉजिटिव होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, कारणात्मक आलस्य है। कोई कहे कि भाई क्यों नहीं पढ़ रहे, असल में ऐसा है सुबह से थोड़ा पेट में दर्द हो रहा था, असल में ऐसा है कि आज अभी थोड़ी देर मुझे भाई साहब को लेने जाना है, वो जो है ट्रेन से आ रहे हैं, असल में ऐसा है, असल में ऐसा है, असल में ऐसा है। इन लोगों की बातें यहीं शुरू होती, ये यहीं से शुरू करते हैं। कुछ लोग खाली ऐसा है बोलते हैं, ऐसा है, कैसा है, कुछ नहीं, फालतू की बात। अरे ऐसा है, भाई साहब को लेने जाना, 2 घंटे पहले सो के उठते, वो 2 घंटा पढ़ते। देखिए जीवन में मैंने एक अनुभव किया, 65 का हो जाऊंगा 5 अक्टूबर को, मैं तो पूरे साल 65 का कहता रहा हूँ, 6 अक्टूबर से मैं 66 का कहना शुरू करूँगा। अच्छा लगता है, उम्र बढ़ती है, ईश्वर ने दी है तो लगता है कि ज़्यादा बताना अच्छा लगता है। तो 65 का तो अब होऊंगा, 1955 का जन्म है, तो 65 वर्ष की आयु तक जितने वर्ष अनुभव के हैं, 5-1 साल की उम्र से बच्चे को याद रहता है, इसके पहले का तो याद नहीं होता। वो अनुभव, सबसे बड़ा अनुभव तुम्हें मैं देता हूँ, वो ये है कि यदि आप सुबह 6 बजे सो के उठ के 7 बजे तक चाय पी के, चाय ज़रूर पीजिए, मैं चाय का कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ मैं, लेकिन चाय पीने से फुर्ती आती है, कोई नुकसान नहीं है मुझे आज तक, कोई एसिडिटी। अब आपको अगर शारीरिक दिक्कत है तो फिर आप डॉक्टर से राय लीजिए, लेकिन वैसे इससे कोई समस्या नहीं। ना लड़कियों का रंग काला होता है, लड़कियां इसीलिए चाय नहीं पीती कि हिंदुस्तान में गोरे काले का बड़ा चलता है, फेयरनेस क्रीम सबसे ज़्यादा यहीं बिकती है, चाय पिएंगी तो गोरी नहीं रह पाएंगी, तो वो लड़का नापसंद कर देगा। अरे ज़िंदगी लड़के के नापसंद करने से चलती है बिटिया, ज़िंदगी तुम्हारी है, जियो, तुम्हारे अंदर क्वालिटी होगी तो लड़का पसंद करेगा, क्यों नहीं करेगा। इसलिए फालतू बातें हैं, इससे कोई काला वाला नहीं होता चाय से, कोई मैकेनिज्म नहीं है बायोलॉजिकली, कहीं कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जिससे ये पता लगे कि टैनिन से या कैफीन से कोई काला पड़ जाता हो, नहीं होता ऐसा। तो आलस्य मत करिए, क्योंकि चाय पीने से हमें थोड़ी सी जो कैफीन से और गर्मी से, वरना कैफीन तो कोक में भी होती है, कोक पीने के बाद दिन स्टार्ट करिए तो दिन भर तो डकारे मारते रहेंगे और तमाम समस्याएं पैदा होती रहेंगी। अननेसेसरी शुगर इनटेक होता है बिना मतलब का। टी इज़ गुड, कॉफ़ी इसके बाद की चीज़ों में, नाश्ते वगैरह वगैरह में मेरा बड़ा कैलकुलेटेड हिसाब है। मुझे जब सुस्ती भगानी होती है तो मैं चाय लेता हूँ, और मुझे यूं ही ज़रा मज़े लेने होते हैं, मतलब ऐसे मज़े मज़े में कुछ पीना होता है तो मैं कॉफ़ी पीता हूँ। पानी में बहुत कम पीता हूँ, ये डॉक्टर भी मना, और ये मेरी कमी है। बाकी ड्रिंक्स में लेता नहीं, कभी कुछ नहीं पीता, ड्रिंक्स, स्मोकिंग एट्सेट्रा वगैरह कुछ नहीं, नथिंग। इनसे ना कॉन्फिडेंस आता है, ना इससे कोई फुर्ती आती है। कुछ लोग कहते हैं सुट्टा जब तक ना मार लें तब तक जो है वो उन्हें फुर्ती नहीं आती। एक मेरे बॉस थे, वो हमेशा इंजन बने रहते थे, हमेशा भाप का इंजन, फुक फुक छुक छुक, एब्सर्ड। एक्चुअली आपको सुबह उठ के 7 बजे स्नान करके एकदम रेडी होके अपने अध्ययन कक्ष में बैठ जाना चाहिए। देखिए ज़िंदगी में इतना टाइम आपके पास होगा, रात को सोने तक 12 बजे सोइए, 6 घंटे नींद आप लीजिए, इतना समय आपके पास होगा कि आप कहेंगे यार क्या करें, मैं इतनी बीमारी के बाद उठाऊँ, आज मेरी आवाज़ से लग रहा है, मुझे पता है शरीर में दम नहीं है, इतना ज़्यादा बीमार रहा हूँ, अभी 1 महीना हो गया करीब करीब, हॉस्पिटल में ही 7 दिन 8 दिन हो गए, उसके पहले भी हॉस्पिटल के चक्कर कई लगे। मुझे अक्सर स्टमक या यूरिन इन्फेक्शन हो जाते हैं,
इस कोविड पीरियड में तो और मुसीबत है, कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं होता। एनीवे, तो उस बीमारी के बाद मुझे पता है कि जब मैं चेयर से उठता हूँ तो मेरे पैरों में शक्ति नहीं होती, उठने में टाइम लगता है, चलने में टाइम लगता है, यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में। आज मेरा मन नहीं किया उस टेबल तक जाऊँ जिस पे बैठ के वीडियो बनाता हूँ, इसी चेम्बर की टेबल पे बैठ गया। यहीं अगर 4 बार इधर से उधर चलना पड़े तो सांस फूल जा रही है। एज का तकाजा है। लिपापोती करके बैठ तो गए, अच्छे से लग रहे हैं लेकिन असलियत तो उम्र है, ऊपर से बीमारी। लेकिन कल मैं सुबह, आज भी ऐसी रहा, कल मैं सुबह 6:30 बजे स्नान वगैरह करके एकदम रेडी, पूरे दिन घर पे ही रहा, यहाँ नहीं आया। लेकिन कल मैंने इतना काम किया कि मैं बता नहीं सकता। कल मैंने वीडियो भी डाला था, वो वहीं बैठे बैठे बेडरूम में ही डाला था। लेकिन कल बहुत वर्क किया, अपनी अलमारी लगाई, तमाम सारा काम किया, बहुत सारी कंप्यूटर की फाइलें इधर से उधर की जो करनी होती हैं कई महीनों में, तमाम सारी चीज़ें, हार्ड डिस्कें खाली की, और वो इलेक्ट्रॉनिक काम मेरी हॉबी है। आपके पास मैं गारंटी देता हूँ समय की कमी नहीं रहेगी अगर सुबह 6 बजे सो के उठें और रात को 12 बजे सो जाएं। सोने के लिए मैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो APLM पे डालने वाला हूँ, अभी डालूंगा। अच्छा याद आ गया, पता नहीं याद रहेगा कि नहीं, ये मैं गारंटी नहीं ले सकता। मैं टॉपिक्स भूल जाता हूँ। एक्चुअली मेरी आदत है कि जब मैं हॉट सीट बैठता हूँ तभी टॉपिक मेरे दिमाग में आता है। तो अब ये वीडियो बंद करके जब मैं बैठूंगा तो पता नहीं कौन सा टॉपिक दिमाग में आएगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सोने की, नींद के बारे में कुछ बताऊं। तो बेटे, आप टाइम पे जागिए। आलस्य दूर करने का पहला सूत्र, 6 बजे जागिए, 7 बजे रेडी होके एकदम हल्का फुल्का चाय नाश्ता करके अपने काम पे लग जाइए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए वरदान है। अब आप ये मत पूछिए मुझसे कि गुरुजी मैं तो रात के 2 बजे सोता हूँ तो मैं 8 बजे सो के उठता हूँ, ये क्या ठीक है क्या नहीं है, ये मैं नहीं जानता। मेरा कहने का काम है, दिस इज़ वन वे लिसनिंग। मैंने आपको बता दिया, सूत्र यही है। आप मुझसे कहलवाना चाहें कि आपकी लाइफ स्टाइल मेरे साथ, मैं सर्टिफाई कर दूं, ठप्पा लगा दूं कि सही है कि आप 2 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं, नो, इस पर ठप्पा मैं नहीं लगा सकता, ये गलत है। आपकी बॉडी क्लॉक बिगड़ जाएगी, भूख प्यास डिस्टर्ब हो जाएंगी, निद्रा डिस्टर्ब हो जाएगी, घर के संबंध तक डिस्टर्ब हो जाते हैं। यस, इसलिए जो मैं बता रहा हूँ आप ही के हित में बता रहा हूँ। मानिए और सफल होइए। एक सफल ही तो बता सकता है सफल कैसे हुआ जा सकता है। थैंक यू।